क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। आज हम जितने प्रकार के भौतिक संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, ये सब भौतिक संसाधन जो हम लाइव पढ़ रहे हैं, यातायात के साधन है, मोबाइल फोन है, लाइट की सुविधा, बल्ब, जितने भी इंजन्स, ये सब बनने के पीछे औद्योगिक क्रांति का बहुत महत्वपूर्ण या बहुत बड़ा योगदान था। मानव सभ्यता के आरंभ से 19वीं सदी तक, मानव सभ्यता के आरंभ से, मानव सभ्यता के आरंभ से 19वीं सदी पूर्व तक यानी हम कह सकते हैं कि जब से मानव इस पृथ्वी पर आया है उसको कह सकते हैं आरंभ। तो आरंभ से 1800 ईस्वी तक मानव सारा कामकाज है वो अपने हाथों से करता था। सारा कामकाज सामान्यतः हस्तचलित औजारों से होता था। सारा कामकाज सामान्य तया हस्तचलित औजारों से होता था, यानी इन औजारों को चलाना पड़ता था मनुष्य के द्वारा हस्तचलित औजारों से। अब आज जो मशीनीकरण हुआ है, जो मशीन से काम हो रहा है, उसके पीछे इस औद्योगिक क्रांति का बहुत बड़ा योगदान है। तो इसलिए औद्योगिक क्रांति मनुष्य जीवन में एक आमूलचूल परिवर्तन है। और एक शब्द में यदि औद्योगिक क्रांति को कहा जाए कि औद्योगिक क्रांति क्या है, तो उत्पादन का मशीनीकरण, उत्पादन का मशीनीकरण, सारी जो भी प्रोडक्ट हो रहा है उसमें मशीनों का प्रयोग करना ही औद्योगिक क्रांति है। हमारे पूर्वज जितने भी काम करते थे वो हस्तचलित औजारों से करते थे। जैसे फसल बोने के लिए हल का प्रयोग करते थे, आने जाने यातायात के साधन बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी ये होती थी। लेकिन जब औद्योगिक क्रांति आई तो जैसे कृषि में सीड ड्रिल यानी बीज बोने की मशीन आ गई, ट्रैक्टर आ गए, बैलगाड़ी की जगह ट्रैक्टर ने, गाड़ियों ने, विभिन्न प्रकार की मशीनों ने ले लिया। तो कहने का मतलब है कि औद्योगिक क्रांति यदि एक शब्द में आपको डिफाइन करना है तो आप लिख सकते हैं कि उत्पादनों का मशीनीकरण। अब एक शब्द के बाद ये कहें कि औद्योगिक क्रांति में इसकी शुरुआत किस क्षेत्र से मानी जाती है, ये प्रश्न में कई बार पूछा जाता है। एक नंबर का प्रश्न आ सकता है। तो औद्योगिक क्रांति का आरंभ वस्त्र उद्योग से हुआ, सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग से माना जाता है। अब हम पढ़ेंगे और इसकी जनरली इसका अर्थ यदि बड़ा क्वेश्चन आ जाए, ये तो शाब्दिक अर्थ था कि औद्योगिक क्रांति किसे कहते हैं। ये तो बैकग्राउंड पढ़ा कि औद्योगिक क्रांति हुई कब। औद्योगिक क्रांति 18वीं सदी में मानी जाती है। इसका समय 1760 से 1840 के मध्य तक का माना जाता है। इससे पहले जितना काम मानव करता था वो हस्तचलित औजारों से करता था। तो औद्योगिक क्रांति का अर्थ, औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन मीन्स क्या अर्थ, ये लिख सकते हैं। औद्योगिक क्रांति से तात्पर्य, ये आपको याद होना चाहिए, औद्योगिक क्रांति से तात्पर्य उत्पादन प्रणाली में हुए
उत्पादन प्रणाली में हुए आधारभूत परिवर्तनों से है। आधारभूत परिवर्तनों से है, जिनके फलस्वरूप जन संसाधनों को अपने परंपरागत कृषि, व्यवसाय एवं घरेलू उद्योग धंधों को छोड़कर घरेलू उद्योग धंधों को छोड़कर नए प्रकार के वृत्त उद्योगों में काम करने, नए प्रकार के वृत्त उद्योगों में काम करने तथा यातायात में नवीन साधनों तथा यातायात में नवीन साधनों का प्रयोग करने को मिला। अब आप इसको समझ सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति से तात्पर्य उत्पादन प्रणाली। मुख्य बात यह है, बदला क्या? प्रोडक्ट करने का जो प्रणाली थी, सिस्टम थी। जैसे हम कहें कि पहले अनाज उत्पादन करना था तो उसकी प्रणाली क्या थी? हस्तचलित औजारों का उपयोग होता था, जैसे हल है या फिर बैलगाड़ी है, उससे एक स्थान पर ट्रैक्टर किया था। और उसके आधारभूत परिवर्तनों से इनमें बिल्कुल एकदम बदलाव आ गया। यानी फसल बोने के लिए हल की जगह सील ड्रिल का उपयोग होने लगा। फसल निकालने के लिए पहले हाथों से लोग निकालते थे, उसके बाद भूसा अलग करने की मशीनें आ गई। तो उत्पादन प्रणाली में आधारभूत परिवर्तन हुआ। मुख्य बात आपको यह समझना है, एक शब्द से आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, जिसके स्वरूप जनसाधनों को अपने परंपरागत जो भी कृषि व्यवसाय है, घरेलू उद्योग धंधे, उसको छोड़कर नए प्रकार के वृत्त उद्योगों में काम करना और यातायात से नवीन साधनों का प्रयोग करने के लिए मिला। यानी मुख्य रूप से औद्योगिक क्रांति को समझे तो उत्पादन प्रणाली में आधारभूत परिवर्तन हुआ, सामानों के प्रोडक्ट करने में आधारभूत परिवर्तन को औद्योगिक क्रांति। तो मतलब आप समझ सकते हैं औद्योगिक क्रांति में ये भी कह सकते हैं कि उत्पादन का मशीनीकरण, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति से तात्पर्य उत्पादन प्रणाली में हुए आधारभूत परिवर्तनों से है। अब दो तीन इसमें अलग अलग थिंकर हैं, दो तीन आपकी बुक में पूछा जा सकता है, इसलिए लिख देते हैं कि भाई औद्योगिक क्रांति में सबसे पहले इसका नाम किसने दिया? तो फ्रांस के विद्वान, नाम औद्योगिक क्रांति जो ये नाम दिया था, फ्रांस के विद्वान जॉर्जिस मिस्ले एवं जर्मनी के काइट्रिक एंजेम, इन्होंने इनका नामकरण किया कि भाई उस समय जो परिवर्तन हुए उनको औद्योगिक क्रांति है वो इन लोगों ने कहा। इसके बाद अर्नोल्ड टॉयनबी, दो तीनों के मैं नाम लिख देता हूं।
औद्योगिक क्रांति में अर्नोल्ड टॉयनबी। अर्नोल्ड टॉयनबी हुए। उसके बाद सीडी हेजन, सीडी हेजन। एक अन्य है डेविड GW साउथगेट, GW साउथगेट और एनसाइक्लोपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंसेस। इनमें अलग अलग परिभाषा इन्होंने बताई। तो अर्नोल्ड टॉयनबी ने क्या कहा कि औद्योगिक क्रांति कोई आकस्मिक घटना नहीं है वरना सतत प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है। यह अर्नोल्ड टॉयनबी कह रहे हैं। सीडी हेजन क्या कह रहे हैं? कुटीर उद्योगों का मशीनीकरण, कुटीर उद्योगों का मशीनीकरण, ये कह रहे हैं हेजन, सीडी हेजन। डेविड कह रहे हैं कि मनुष्य उत्पादन के प्राचीन उपायों को त्याग कर, यानी उत्पादन के प्राचीन तरीकों को त्याग कर विस्तृत रूप से कारखानों में वस्तुओं का उत्पादन होने लगा। विस्तृत रूप से कारखानों में वस्तुओं का उत्पादन होने लगा। उसके बाद GW साउथगेट क्या कहते हैं? औद्योगिक प्रणाली में बदलाव और शिल्प के स्थान पर शक्ति संचालित साधन, हस्तशिल्प के स्थान पर शक्ति संचालित साधन। एनसाइक्लोपीडिया में कहा गया आर्थिक तकनीक विकास, आर्थिक व तकनीकी विकास, तकनीकी विकास जो सशक्त और जो 18वीं सदी में सशक्त व तीव्र हो गया। ये महत्वपूर्ण कुछ थिंकर हुए। अर्नोल्ड टॉयनबी क्या कह रहे हैं कि ये कोई आकस्मिक घटना नहीं है, सतत प्रक्रिया है। सीडी हेजन क्या कह रहे हैं कि कुटीर उद्योगों का मशीनीकरण है, उसे औद्योगिक क्रांति कहते हैं। फिर डेविड क्या कह रहे हैं कि उत्पादन के प्राचीन तरीकों को त्याग कर विस्तृत रूप से कारखानों में वस्तुओं का उत्पादन होने लगा, जिसे औद्योगिक क्रांति कहते हैं। GW साउथगेट क्या कह रहे हैं? हस्तशिल्प के स्थान पर शक्ति संचालित साधन। और एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंसेज में है कि आर्थिक और तकनीक विकास जो 18वीं सदी में सशक्त और तीव्र हो गया। ये कुछ थिंकर्स हैं जिन्होंने इसमें ये लिखा। अब अगला टॉपिक इसी से संबंधित कि औद्योगिक क्रांति से होने वाले परिवर्तन। औद्योगिक क्रांति से होने वाले परिवर्तन, यानी क्या बदलाव आया। क्रांति का मतलब ही होता है आमूलचूल परिवर्तन।
तो औद्योगिक क्रांति से क्या बदलाव आया? तो नंबर 1 हम सीधा लिख सकते हैं कि उत्पादन के कार्य जो पहले हस्तचालित यंत्रों से होता था, अब शक्ति चालित यंत्रों से होने लगा। यानी उत्पादन का मशीनीकरण, ये कह सकते हैं। एक बदलाव तो ये आया। दूसरा क्या बदलाव आया कि इस्पात की बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए इस्पात बनाने के कारखाने, इस्पात बनाने के कारखाने बढ़ने लगे। और क्या परिवर्तन आया? कृषि कार्यों में शक्ति चालित मशीनों का उपयोग, कृषि में तकनीक आई। और क्या परिवर्तन आया? पूंजी का उपयोग बढ़ने से बैंकिंग पद्धति का विकास हुआ, क्योंकि उद्योग धंधे लगे तो पूंजी ज्यादा हुई, तो पूंजी ज्यादा हुई तो उसका उपयोग बढ़ने से बैंकिंग व्यवस्था, बैंकें खोली, बैंकिंग व्यवस्था का आरंभ। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अब जब यूरोप में उद्योग धंधे लगे तो बहुत ज्यादा मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन होने लगा, तो व्यापारी विदेशों में बेचने लगे, तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। उसके बाद कम मानव श्रम और अधिक उत्पादन, क्योंकि मशीनों से उत्पादन अधिक होने लगा, मनुष्य को कम मेहनत करनी पड़ी। कम मानव श्रम और अधिक उत्पादन, ये कुछ परिवर्तन आए औद्योगिक क्रांति की वजह से। अब प्रश्न ये आता है कि औद्योगिक क्रांति हमने पढ़ी कि भाई औद्योगिक क्रांति शुरू हुई इंग्लैंड से, तो आपके टॉपिक में दिया है कि इंग्लैंड से क्यों? औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से क्यों? औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में क्यों हुई? तो संक्षेप में इसकी पॉइंट देख लेते हैं। नंबर 1, इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति। इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति, यानी जो इंग्लैंड है वो यूरोप में उत्तर पश्चिम में यहां पड़ता है। अब इसकी चारों तरफ कोई स्तरीय सीमा नहीं है, जलीय सीमा है। तो एक तो किसी भी प्रकार के किसी भी देश से संघर्ष होने का डर नहीं था। दूसरा, समुद्र सीमा लगती थी तो व्यापार करना सस्ता, यातायात संसाधन सस्ता पड़ता था व्यापार करना इनके लिए। तो भौगोलिक स्थिति इंग्लैंड के अनुकूल थी। उसके बाद नंबर 2, इंग्लैंड का औपनिवेशिक साम्राज्य। इंग्लैंड का औपनिवेशिक साम्राज्य, यानी इंग्लैंड ने बहुत सारे देशों को अपना उपनिवेश बना लिया था। वहां से बहुत सारी पूंजी इंग्लैंड के पास आ गई थी, बहुत सारे पैसे आ गए थे, इसलिए उनको नई नई तकनीक खोजने का और पर्याप्त संसाधन और सुविधाएं मिलने लगी और उत्पादन वस्तुओं को बेचने के लिए बाजार मिल गया। भारत है, चीन है, ये देश इंग्लैंड के उपनिवेश थे, तो यहां से बहुत सारे कच्ची वस्तु ले जा करके और उनका वहां नई वस्तुओं का निर्माण करके वापस यहाँ भारत में बेचा जाता था। तीसरा, लोहे कोयले की खाने पास होना। लोहे व कोयले की खाने पास होना, यानी सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उस समय औजार लोहे के बनते थे। तकनीक में जितनी भी मशीनें बनती थी वो लोहे से बनती थी। अब लोहा कच्चा था तो उसको पकड़ने के लिए
कोयले का उपयोग किया जाता था। तो अब लोहा और कोयले की खाने पास है तो इनको खर्चा कम आता था। उसके बाद उपभोग के अनुरूप उत्पादन, उपभोग के अनुरूप उत्पादन। अब इंग्लैंड के लोग, इंग्लैंड के व्यापारी उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन ज्यादा करते थे जिनकी डिमांड ज्यादा थी, डिमांड और सप्लाई पे चलता था। तो उपभोग के अनुरूप उत्पादन करने से उनको व्यापारिक फायदा होता था, बहुत सारी पूंजी इनके पास हो गई। उसके बाद श्रमिकों की उपलब्धता, यानी उस समय पूरा यूरोप धार्मिक युद्ध, आपसी युद्ध में अपना समय बर्बाद कर रहे थे। तो वहां के जो लोग शांति प्रिय लोग थे वो सारे इंग्लैंड चले गए, तो इसलिए इनको श्रमिक मिल गए। उसके बाद पूंजी की उपलब्धता, पर्याप्त पूंजी थी इनके पास, पूंजी की उपलब्धता। उसके बाद इंग्लैंड की कृषि क्रांति हुई, इंग्लैंड में इंग्लैंड की कृषि क्रांति, वैज्ञानिक आविष्कारों को प्रोत्साहन, वैज्ञानिक आविष्कारों को प्रोत्साहन। तो ये एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में क्यों हुई, तो उसमें आप ये कारण दे सकते हैं कि इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति अनुकूल थी, इंग्लैंड का उपनिवेश साम्राज्य था, इन पूरे विश्व में लगभग इनका अधिकार था, और लोहे और कोयले की खाने पास पास थी, उपभोग के अनुरूप ये उत्पादन करते थे, श्रमिकों की उपलब्धता थी, पूंजी की उपलब्धता थी, इंग्लैंड में कृषि क्रांति हुई थी, और वैज्ञानिक आविष्कारों को प्रोत्साहन मिला था, क्योंकि इंग्लैंड उस समय शांत था, किसी भी प्रकार की युद्ध में अपना समय बर्बाद नहीं कर रहा था। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण कारण है इंग्लैंड में हुई। अब हम पढ़ रहे हैं कि भाई इसके क्षेत्र, औद्योगिक क्रांति के क्षेत्र। औद्योगिक क्रांति के क्षेत्र, सबसे पहला लेते हैं कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र के उत्पादन में क्या आधारभूत परिवर्तन आया? तो कृषि क्षेत्र के अंदर सबसे पहले बात करें कि कुछ आविष्कार हुए, जैसे जिससे कृषि में क्रांति आई। तो क्या आविष्कार हुआ? सबसे पहले सीड ड्रिल, यानी सीड ड्रिल। सीड का मतलब होता है बीज, ड्रिल का मतलब होता है बोना, बीज बोने की मशीन, बीज बोने की मशीन जो ट्रैक्टर के पीछे लगी रहती है। आज हम बीज बोते हैं, पहले हल से खेती की जाती थी, लेकिन सीड ड्रिल का आविष्कार है। सीड ड्रिल का आविष्कार किया था जेथ्रो टल। ये नाम आपको याद रखना है, एक नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि सीड ड्रिल का आविष्कार किसने किया था? जेथ्रो टल। दूसरा, 1770 ईस्वी में, 1770 ईस्वी में रॉबर्ट बेकवेल ने, रॉबर्ट बेकवेल ने कृषि के साथ पशुपालन का सिद्धांत दिया कि भाई कृषि करो, उसके साथ पशुपालन भी करो तो आपको फायदा होगा। उसके बाद 1793 ईस्वी में व्हीटन नामक एक अमेरिका के वैज्ञानिक थे,
व्हीटन ने भूसे से अनाज अलग करने की मशीन, भूसे से थ्रेशर कह सकते हैं जिसको, अनाज अलग करने की मशीन बनाई। उसके बाद 1834 में 1834 ईस्वी में मैककॉर्मिक ने फसल चक्र का सिद्धांत दिया। फसल चक्र का सिद्धांत यानी फसल चक्र का मतलब होता है कि बार बार एक ही फसल को नहीं बोना, अलग अलग समय में अलग अलग फसलों को बोना ताकि भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहे। तो ये मुख्य सीड ड्रिल का आविष्कार जेथ्रोटल और बैकबेल ने क्या कहा कि कृषि के साथ बैलों का पालन यानी पशुपालन, बैल है तो पशु। व्हीटन ने क्या बताया कि भूसे से अनाज अलग करने की मशीन का आविष्कार किया, व्हीटन। और मैककॉर्मिक ने फसल चक्र का सिद्धांत दिया। ये कृषि के क्षेत्र में इन चीजों ने आमूलचूल परिवर्तन ले आए। इसके बाद दूसरा क्षेत्र लेते हैं हम, वस्त्र उद्योग में क्या बदलाव आया। वस्त्र उद्योग, दूसरा वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग एक शब्द में कहें तो औद्योगिक क्रांति का आरंभ ही वस्त्र उद्योग से माना जाता है, सूती वस्त्र उद्योग से। तो इंग्लैंड में सूती वस्त्र भारत से आयात होते थे, यानी कच्चा माल सूत। कपास, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक नियंत्रण भारत पर हुआ तो कपास भी निर्यात होती थी। अब इसमें सूती वस्त्र उद्योग से आरंभ मानी जाती है। औद्योगिक क्रांति का आरंभ सूती वस्त्र उद्योग से माना जाता है। सूती वस्त्र उद्योग से माना जाता है। अब इसमें क्या बदलाव आए? सबसे पहले 1733 ईस्वी की बात करें तो इसमें जॉन के ने एक मशीन का आविष्कार किया, फ्लाइंग शटल लूम। फ्लाइंग शटल लूम। इससे क्या है, अधिक चौड़ा कपड़ा बनाया जा सकता था, शुरू हुआ। दूसरा 1765, इसमें क्या हुआ, हरग्रीव्ज नामक के एक व्यक्ति थे जिन्होंने कताई मशीन बनाई। कताई मशीन, इससे एक व्यक्ति एक साथ कई धागों को काट सकता था। कताई मशीन से एक व्यक्ति एक साथ कई धागों को काट सकता था। उसके बाद 1769 ईस्वी में आर्कराइट ने वाटर फ्रेम बनाया, वाटर फ्रेम जिसे मजबूत धागा काटा जा सकता था। 1779 में सैमुअल कॉम्पटन द्वारा म्यूल का आविष्कार किया गया। म्यूल, इससे भी मजबूत धागा काटा जा सकता था। और 1787 में एडमंड कार्टराइट, इन्होंने पावर लूम का आविष्कार किया। पावर लूम का मतलब शक्ति संचालित करेगा। ये वस्त्र उद्योग में आविष्कार हुए। उसके बाद
लौह उद्योग क्षेत्र। तीसरा, लौह उद्योग क्षेत्र में क्या आविष्कार हुए? लौह उद्योग क्षेत्र। लौह उद्योग क्षेत्र, इसमें 1709 में 1709 ईस्वी में अब्राहम डर्बी द्वारा दमन भट्टी का आविष्कार किया गया। दमन भट्टी का आविष्कार। इससे क्या हुआ? दमन भट्टी से इसमें लोहे को पिघलाया जा सकता था। दमन भट्टी से, क्योंकि लोहे को पिघलाने के लिए उच्च ताप युक्त कोई चीज, नहीं तो तापमान से किसी भी चीज है वो गल जाती है। दमन भट्टी ये उच्च ताप की थी, इसलिए लोहे को गलाया जा सकता था। दमन भट्टी। इसके बाद इससे लोहे को पिघलाना आसान हो गया। इसके बाद हेनरी कोर्ट नाम के एक व्यक्ति हुए जिन्होंने आलोडन भट्टी व बेलन मिल का आविष्कार किया। बेलन मिल, आलोडन भट्टी का आविष्कार किया हेनरी कोर्ट ने और बेलन मिल। अब परिवहन के क्षेत्र में क्या क्या आविष्कार हुए? अगला है परिवहन के क्षेत्र में। परिवहन के क्षेत्र में क्या क्या आविष्कार हुए? तो सबसे पहले मकाडम ने सड़क निर्माण का तरीका बताया। सिद्धांत मकाडम ने सड़क निर्माण। उसके बाद इंग्लैंड में पहली यातायात नहर वर्सली कैनाल यातायात के लिए नहर बनी और जेम्स बर्दली ने इसका निर्माण किया। इसके इंजीनियर थे जेम्स बर्दली, और ये बात है 1761 ईस्वी की। उसके बाद 1869 में स्वेज नहर के जो इंजीनियर थे, नहर बनाई गई थी, उनका नाम था लाप्लास द फर्टिनाड द लाप्लास। फर्टिनेट द लाप्लास, इन्होंने ये स्वेज नहर के इंजीनियर थे। इसके बाद रॉबर्ट फुल्टन ने 1807 ईस्वी में वाष्प चलित नौका बनाई। उसके बाद 1814 में जॉर्ज स्टीफेंस ने भाप इंजन रॉकेट का आविष्कार किया। भाप इंजन रॉकेट का आविष्कार, इससे रेल यात्रा आरंभ हुई और 1830 में पहली रेल मैनचेस्टर से, ये विश्व की पहली रेल है, मैनचेस्टर से लिवरपूल तक चली 1830। इसके बाद क्षमता संचार के क्षेत्र में
लास्ट इसका क्षेत्र है संचार का क्षेत्र। तो संचार के क्षेत्र में क्या क्या आविष्कार हुए? संचार के क्षेत्र में इसमें 1844 ईस्वी में सैमुअल मॉर्स ने एक तार यंत्र का आविष्कार किया। और सबसे महत्वपूर्ण है 1876 ईस्वी में ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। टेलीफोन का आविष्कार, ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। अब है 1800 ये औद्योगिक क्रांति के परिणाम क्या है? लास्ट टॉपिक है औद्योगिक क्रांति के छोटा सा परिणाम क्या है, ये पूछा जा सकता है कि औद्योगिक क्रांति हुई उसके परिणाम। औद्योगिक क्रांति के परिणाम, तो सबसे पहले आर्थिक क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में आर्थिक क्षेत्र में पैसे से संबंधित क्षेत्र, इसमें आर्थिक असंतुलन, नगरों का विकास, कुटीर उद्योगों का विनाश, दूसरा है राजनीतिक क्षेत्र। राजनीतिक क्षेत्र में इसका क्या प्रभाव पड़ा? लोकतंत्र की मांग बढ़ी। उसके बाद औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा, यानी एक दूसरे देश को पराधीन करने की प्रतिस्पर्धा। उसके बाद सामाजिक परिणाम क्या निकले? सामाजिक क्षेत्र में क्या परिणाम आए? सामाजिक क्षेत्र के अंदर नए सामाजिक वर्ग का उदय, नैतिक मूल्यों में गिरावट, संयुक्त परिवार का विघटन, संयुक्त परिवार टूटने लगे और वैचारिक परिणाम क्या हुए? समाजवाद एवं पूंजीवाद, दो नए विचार आए। पूंजीवाद। तो इस तरह हमने दो टॉपिकों का आज अध्ययन किया कि भाई औद्योगिक क्रांति और यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अब इसमें एक रहा है, दो रहा है, इटली और जर्मनी का एकीकरण। ये अगले भाग में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।